रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? आप लोग ठीक हैं? तबीयत ठीक है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। एक्सरसाइज है, हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। एंजाइम्स था, हमने मुकम्मल चैप्टर पढ़ा। 6 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसके एक्सरसाइज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसके आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज के 4-5 पोर्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंक्स हैं, 5 ब्लैंक्स हैं मेंशन। देन ट्रू फॉल्स है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको आपने दोबारा ट्रू भी करना है, वो भी इसी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 इसके सवाल हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, एमसीक्यूज है आपके पास 5। आपने में से एक जो आंसर है मोस्ट सूटेबल उससे आपने टिक करना है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन हैं। और फिर आपका इसके बाद आएगा जी एक्सटेंसिव क्वेश्चंस आएंगे। ये भी आपके 4 सवाल हैं, आपने जवाब लिख के देने हैं। हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। पहली ब्लैंक जो आपकी बुक में मेंशन है, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ। तो इसका आंसर क्या है कि एंजाइम्स हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो पहली ब्लैंक में क्या आएगा? अमीनो एसिड्स। ये हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था कि एंजाइम अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो उसके बाद दूसरा जो हमारे पास सवाल है, सम एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट नोन एज। यहां पे देखेंगे इसका आंसर आएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोफैक्टर की 2 हमने टाइप्स पढ़ी थी। हमने कहा था कि कोफैक्टर के अंदर 3, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप था और उसके अलावा आपने पढ़ा था इसमें मजीद में हम आपको बता दें, पहले पेज के दरमियान में था कि कोफैक्टर की आगे 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी। एक एक्टिवेटर था, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप था और एक कोएंजाइम था। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगला सवाल हमारे पास है कि मेनी एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो बहुत सारे एंजाइम्स को एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था कोफैक्टर। इस कोफैक्टर के बगैर सबस्ट्रेट आके अगर एंजाइम के एक्टिव साइट पे लग भी जाए, लेकिन फिर भी रिएक्शन अगर प्रोसीड ना हो, तो फिर हम कहते हैं वहां पे कोफैक्टर चाहिए होता है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम्स आर हाईली ब्लैंक इन नेचर। इस ब्लैंक में क्या आएगा? स्पेसिफिक इन नेचर। ये बुक की स्टेटमेंट से उठा के दे दी है। इसका आंसर के बड़े स्पेसिफिक होते हैं अपने काम, अपने नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम्स व्हिच कैरी आउट द सिंथेसिस ऑफ डैश आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स। तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोटीन। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच इज अबाउट ट्रू और फॉल्स दिस स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एंजाइम्स इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या जो एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? जो एंजाइम फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कहां पे होते हैं? वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते। सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे है, लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। क्या बड़ी तादाद में एंजाइम चाहिए होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका ठीक क्या होगा? स्मॉल अमाउंट। एक बार हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में कि एंजाइम की थोड़ी सी तादाद भी हो वही काफी होती है रिएक्शन को तेज करवाने में। तो लार्ज अमाउंट की बजाय यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 3, कैल्विन मेल्विन प्रपोज लॉक एंड की मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन। क्या कैल्विन और मेल्विन प्रपोज, इसने ही लॉक एंड की मॉडल दिया था? ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लॉक एंड की मॉडल कैल्विन मेल्विन की बजाय दिया था इमेल फिशर ने। 1890 में आपने पढ़ा था, उसने लॉक एंड की मॉडल दिया था, लॉक एंड की मॉडल। तो इसका आंसर क्या आएगा? इमेल फिशर, ना कि इसके आंसर क्या होगा? मेल्विन कैल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ 4 रीजन। क्या जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसके 4 रीजन होते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है।
ये भी 3 जो स्टेटमेंट थी ये भी फॉल्स थी। उसके बाद आंसर क्या था इसका, ये था इसका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने पढ़ा कि क्या एक्टिव साइट के 4 रीजन होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्टिव साइट के कितने रीजन होते हैं? 2 रीजन होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है उसका बाइंडिंग साइट और सेकंड वन उसकी क्या होती है? कैटालिटिक साइट। ये 2 पोर्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से भी आपको रिवाइज करवाया था कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसकी जो ट्रू स्टेटमेंट होगी वो 2 रीजन होते हैं, एक्टिव साइट के, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब कि लास्ट आपका जो ट्रू फॉल्स है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम हैज नो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस। क्या जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है उसकी कोई भी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस नहीं होती? नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ट्रू इसका क्या होगा? वो स्पेसिफिक होती है। जो एंजाइम की स्ट्रक्चर होती है वेरी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस उसकी होती है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इसमें 5 एमसीक्यूज हैं। तो ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस, इन सर्कल द करेक्ट वन। तो पहला है इफ मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन इज एडेड। अगर किसी भी ऐसे रिएक्शन में जिसमें क्या हो रहा हो, एंजाइमेटिक रिएक्शन पहले से हो रहा हो, मतलब रिएक्शन पहले से चल रहा हो, उसके अंदर आप ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड कर दें और सबस्ट्रेट ऐड कर दें, मोर एंजाइम एक्टिविटी इज, तो फिर आप देखेंगे कि एंजाइम एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो गई है, एंजाइम अपना काम ज्यादा करना शुरू हो गया। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है जी पहला है देयर इज प्रोबेबली मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट देन द देयर इज एंजाइम। नो, देयर इज प्रोबेबली मोर एंजाइम अवेलेबल देन देयर इज सबस्ट्रेट। क्योंकि जब आपने सबस्ट्रेट ऐड किए इसका मतलब ये था कि एंजाइम तो पहले से वहां पड़े हुए थे, एंजाइम पहले से ज्यादा थे, आपने भी सबस्ट्रेट उसमें ऐड किए। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, देयर इज प्रोबेबली मोर एंजाइम अवेलेबल, कि एंजाइम ऐसे रिएक्शन में एंजाइम की तादाद ज्यादा है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। इसीलिए जब आपने सबस्ट्रेट डालना शुरू किए तो रिएक्शन जल्दी से होना शुरू हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ठीक कौन सा होगा? बी। तो अगले 2 ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। देयर इज प्रोबेबली मोर प्रोडक्ट प्रेजेंट देन देयर इज आइदर सबस्ट्रेट और एंजाइम। नहीं, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोबेबली फेलिंग टू, ये भी नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट इररिलेवेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। पार्ट 2 है इसका, इफ यू ऐड मोर सबस्ट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग एंजाइम। अगर आप किसी भी एंजाइम के अंदर आप किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर मोर सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ा दें रिएक्शन एंड इट हैज नो इफेक्ट, और उस सबस्ट्रेट के बढ़ाने से कोई भी रिएक्शन रेट पे असर ना हो, तो उस सैचुरेशन को आप क्या कहते हैं? इस सैचुरेशन को हम कहते हैं सैचुरेशन। हमने जब सैचुरेशन पढ़ रहे थे डिटेल में हमने स्टडी किया था कि सैचुरेशन किसे कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि आपके पास एंजाइम तो पड़े हुए हैं, आप वो डाल रहे हैं, लेकिन एक्टिव साइट भरी हुई है, तो मतलब एक्टिव साइट सैचुरेट हो चुकी हुई है, भर चुकी हुई है। अब आप जितना मर्जी उसमें ऐड करते जाएं सबस्ट्रेट, तो रिएक्शन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि सैचुरेशन वाला पॉइंट आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 की जूस नंबर बी का, ये 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आता है द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। जो रेट होता है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का वो इज कांस्टेंट अंडर ऑल कंडीशन। क्या वो कांस्टेंट होता है? नंबर बी डिक्रीज एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज। क्या एंजाइम रिएक्शन जो रेट होता है जब आप सबस्ट्रेट उसमें कम करें तो रिएक्शन इंक्रीज होता है? नहीं। कैन नॉट बी मेजर्ड, क्या आप उसको मेजर नहीं कर सकते? ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो पहले जो 3 जवाब थे वो सूटेबल ऑप्शन नहीं है। तो चौथा हमारे पास बचा कैन बी रिड्यूस्ड बाय इनहिबिटर्स। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि इनहिबिटर्स डालने से जो रिएक्शन रेट होता है वो स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज रिड्यूस्ड बाय इनहिबिटर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हुआ। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी, कि इनहिबिटर के डालने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। ऑप्शन ए नेवर चेंज, वो कभी चेंज नहीं होती। ऑप्शन बी फॉर्म नो केमिकल बॉन्ड विद सबस्ट्रेट, क्या वो सबस्ट्रेट के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाते? ये बात भी गलत है। डिटरमाइंस बाय इट्स स्ट्रक्चर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, ये बात कुछ ठीक लग रही है। आपको इसका जूस नंबर 4 देखते हैं। लुक्स लाइक ए लंप प्रोजेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंजाइम। नहीं, तो जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो कौन सा है? सी। और वो क्या है? डिटरमाइंस
बाय इट्स स्ट्रक्चर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। तो एक्टिव साइट जो होती है उसकी स्ट्रक्चर इस बात को जाहिर करती है कि एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक अपने एक्शन में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट जो आपके पास पार्ट है वो है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो एंजाइम के बारे में ट्रू नहीं है। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन विद और विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं और बाद बात उनका नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। हमने वो स्टेटमेंट मानी है जो गलत है, ये तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर बी दे चेंज द रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो वाकईतन ऐसे करते हैं, जो रिएक्शन रेट होता है एंजाइम को चेंज कर देते हैं। तो बी भी इसका आंसर ना हुआ। सी दे आर सेंसिटिव टू हीट, वो हीट से बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ये भी इसका आंसर ना हुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी दे आर नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन। क्या एंजाइम जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में। अभी हमने पढ़ा था एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में। इसका मतलब यह हुआ कि जो डी ऑप्शन है वो गलत स्टेटमेंट है। तो हमने सवाल यही था कि आपने गलत स्टेटमेंट को उठाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट इसका आंसर हुआ। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने पे। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे नंबर 1 लिस्ट टू कंडीशंस दैट डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बाय डिसरप्टिंग बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन एन एंजाइम। ऐसे दो कंडीशंस बताएं जिसके अंदर एंजाइम के स्ट्रक्चर के जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। तो बड़े डिटेल में आपको मैंने बताया था कि दो ऐसी कंडीशंस होती हैं। एक होती है एक्सट्रीम चेंज इन पीएच, दूसरा होती है राइज इन टेंपरेचर। एक्सट्रीम राइज इन टेंपरेचर आप कह लें या हाई राइज इन टेंपरेचर कह लें। तो इसकी दो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्सट्रीम चेंज इन पीएच। अच्छा, इन दोनों कंडीशन के अंदर एंजाइम डीनेचर हो जाता था। हमने बहुत तफसील से सेकंड लास्ट लेक्चर में से स्टडी किया था। और दूसरा पॉइंट क्या है, हाई राइज इन टेंपरेचर। ये दो बातें जब आप करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, उसके बाद टूट जाएंगे, स्ट्रक्चर सारी तबाह हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बी हाउ डू लो एंड हाई टेंपरेचर इफेक्ट एन एंजाइम एक्टिविटी। देखें जी, जब टेंपरेचर लो होगा तो एंजाइम जो रेट है, रिएक्शन रेट, वो भी स्लो होगा। जब आप टेंपरेचर को बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी, 10 फोल्ड बढ़ती है। जब आप टेंपरेचर बढ़ाते हैं, आप 1 दर्जा टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो 10 फोल्ड इंक्रीज। मतलब आप जब टेंपरेचर लेकर जाएंगे, यहां पे बुक में मेंशन भी था कि आप जब टेंपरेचर को रेट आप एंजाइम रिएक्शन डबल्स फॉर ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेंपरेचर, कि आपने टेंपरेचर 10 से 20 पर लेकर गए, 10 से 20 पे लेकर गए तो आपने 10 दर्जे टेंपरेचर बढ़ाया। कितने दर्जे, 10 फोल्ड्स। 10 दर्जे जब आप टेंपरेचर को बढ़ाएंगे तो जो रिएक्शन रेट है वो 1 दर्जा इंक्रीज होगा, 1 लेवल इंक्रीज होगा। इसी तरीके से जब आप 20 से 30 में जाएंगे, बीच में गैप कितना आ रहा है, दोबारा 10 दर्जों का गैप आ रहा है यहां पे। तो जब आप 10 लेवल आपने इंक्रीज, 10 फोल्ड आपने इंक्रीज किया मजीद, तो रिएक्शन रेट और कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा। इसका समरी इसकी ये है कि एवरी 10 फोल्ड जब आप टेंपरेचर को बढ़ाते हैं तो एक जो उसमें एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होता है उसमें 1 दर्जा उसमें चेंजिंग जो आती है वो 1 दर्जे की आती है। तो ये सारी बात आपके पेज नंबर 42 पे ग्राफ है, वहां पे मेंशन है। तो यही बात आपने यहाँ पे लिखनी है कि जब आप टेंपरेचर को बढ़ाएंगे तो इस तरह से वो बढ़ेगा, जब घटाएंगे टेंपरेचर तो रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा। लेकिन जब आप हद से ज्यादा टेंपरेचर बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, फिर उसमें आपने पढ़ा था कि हीट ऐड करती है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर, हीट ऐड करती है एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाइब्रेशंस ऑफ एटम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, जब रिएक्टर मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा टकराते हैं तो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसमें वाइब्रेशंस आ जाती हैं, और अगर ये वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, एंजाइम की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपस में वो कोलैप्स कर जाती है और एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर्ड। तो ये इसका आंसर है कि टेंपरेचर घटाने से और बढ़ाने से क्या असर उस पे असर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्रोस्टैटिक ग्रुप। अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ कोवलेंटली बॉन्ड होते हैं, इसे हम कोफैक्टर कहते हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर प्रोस्टैटिक ग्रुप उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी एग्जांपल भी पढ़ी थी, तो इसका आंसर आप वहां से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम। लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपने इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम पढ़ा। एंजाइम इनहिबिटर ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो कि सबस्ट्रेट की जगह
मतलब सबस्ट्रेट ने आके लगना होता है एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम की, लेकिन होता क्या है उस एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट की बजाय ये इनहिबिटर आके अटैच हो जाता है, तो फिर रिएक्शन जो आगे मजीद नहीं चल सकता, एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है जुज़वी तौर पे या मुस्तकिल। तो इसकी एग्जांपल आपने पढ़ी थी, साइनाइड्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स होती है, तो ये सारी इसकी एग्जांपल आती है। ये आपने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था। इसके बाद हाउ डज एंजाइम एक्सेलरेट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंजाइम किस तरह से मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। तो आपने पढ़ा था कि एंजाइम एक तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके इसको करता है तेज, एक ये आंसर इसका हो जाएगा पॉइंट। दूसरा ये था कि एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और इस तरीके से वो काम को तेज करता है। तो इसके लिए दो बातें आप लिख लें तो मोर देन इनफ है। उसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चन आपके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट। डिस्क्राइब इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन के आपने यहाँ पे बताने हैं डिटेल, तो इसमें आपने वही बताना है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं तो ES कॉम्प्लेक्स बनता है, देन एंजाइम वहां से एज इट इज रिमूव कर दिया जाता है और आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है। तो ये जो पेज के आखिर से लेके अगले पेज के टॉप तक जो सारी बात वहां पे आती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने ड्रा करनी है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। गिव द इफेक्ट ऑफ pH एंड टेंपरेचर ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। दो फैक्टर्स यहां पे आपने पूरे के पूरे लिखने हैं, pH और टेंपरेचर। टेंपरेचर के अंदर आपने ये जो फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन लेक्चर नंबर 5 आपने जो मुकम्मल आप देखेंगे लेक्चर नंबर 5 को, वहां पे आपको मैंने बताया था कि फैक्टर्स जो दो हैं, pH तफसील से डिस्कस किया था, वो किस तरह से असरअंदाज होता है और टेंपरेचर किस तरह से इफेक्ट करता है, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम। लेक्चर नंबर 6 मुकम्मल इसी पे है, इस बात का आंसर वहां से आपको मिल जाएगा, राइट ए नोट ऑन इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम इन लाइफ, हमारी जिंदगी में एंजाइम की क्या अहमियत होती है। तो इस चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है शुरू से, तो अगर एंजाइम नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी का एक रिएक्शन जो कि बहुत शॉर्ट टाइम में होता है एंजाइम की वजह से, उसको अरसा लग जाएगा कंप्लीट होने में, अपनी कंप्लीशन तक जाने के लिए। तो इसलिए एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन को बहुत तेज कई टाइम इंक्रीज कर देते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो लाइफ इम्पॉसिबल है। तो पूरा जो पहला पैराग्राफ है चैप्टर का, तो वो इसी का आंसर है। आखिरी हमारे पास जो सवाल है, तो डियर स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर जो था 7, यानी कि आज के इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 बायोलॉजी एंजाइम का जो आखिरी लेक्चर था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।